गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम 8 फंक्शंस पढ़ चुके हैं मार्केटिंग के, और आज हमें स्टार्ट करना है 9th फंक्शन। और 9th फंक्शन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने 8 पढ़े वो 8 फंक्शन ऐसे थे जो हमें इन हाउस परफॉर्म करने थे। नहीं समझ में आती बात? जो हमें इन हाउस परफॉर्म करने थे। अभी बारी आई है क्योंकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड रेज हो चुकी है, ठीक है ना। इनफैक्ट हम प्रमोशन भी कर चुके हैं, तभी डिमांड रेज हुई है, ठीक है। तो अब गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई है। और अगर शुरू से ही पूछूं मैं आपको कि अभी तक हम क्या कर चुके, तो क्या आप बताना पसंद करेंगे? हाँ जी बिल्कुल नमन भैया, इसमें क्या संकोच है, बताना ही है, लिखना भी है हमें, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एंड द सेकंड वन इज मार्केटिंग प्लानिंग। उसके बेस पे मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे। देन क्या कीजिएगा बच्चों? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना। देन उसकी क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे, अगर नहीं बना तो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के बाद उसकी ब्रांडिंग करेंगे, है ना। ब्रांडिंग के बाद पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है ना। पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक साथ होने के बाद देन, हाँ जी, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कितने फंक्शन हो गए यहाँ पर? यहाँ पे हमारे 7 हुए कि 8 हुए? 7 हो गए। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद प्रमोशन, ठीक है ना। हमें अपने प्रोडक्ट का क्या करना है? प्रमोशन करना है। एंड द 9th वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 डिसीजंस लेने होते हैं कि एक तो वो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, या विदाउट किसी की हेल्प के कर लेंगे हम। मतलब नहीं, दोनों ही चीजें हो सकती है। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किसी की हेल्प लेनी है या हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अब नमन भैया ये क्या बात हुई सुबह सुबह, किसी की हेल्प लेनी है और किसी की हेल्प नहीं लेनी है? बच्चों हमें सेलेक्ट करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है, हमें डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे चैनल्स जिनकी हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप लोग चैनल्स को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ना मन भैया देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बात ऐसी है, आप सबसे पहले हमें सिंपल करके बता दो, उसके बाद जितना भी तुम्हें उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करनी है वो कर लेना। पहले ये बताओ कि है क्या है। देखो बेटा, हम प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है ना। हम तो इधर है, कहाँ पे? हमारे तो कोई तो एक रिमोट एरिया में हमारी फैक्ट्री है या किसी डेवलप्ड एरिया में हमारी फैक्ट्री है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड वाइड स्प्रेड है और स्कैटर्ड है, ऑल ओवर द इंडिया है। क्या हमारी अवेलेबिलिटी हर जगह हो सकती है? हाँ, मैं प्रोडक्ट को जा जा करके पूरे देश के कोने कोने में सप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज मेरे कस्टमर तो हर जगह है और मैं तो एक जगह हूं, तो मैं तो नहीं कर सकता हर जगह जाकर के अवेलेबिलिटी अपने प्रोडक्ट की नहीं करा सकता। लेकिन एक, अगर आप मार्केटिंग की बात करते हो, है ना, तो एक अच्छा ऑफर वो है या कंप्लीट ऑफर वो है जहां पे हमने पढ़ा था कि जहां पे आपका प्रोडक्ट हर एक लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक अच्छा मार्केट ऑफर वही तो होता है ना। तो ऐसे में मैं तो कर नहीं पाऊंगा। लेट सपोज वो पार्ले जी वाले है, तो पार्ले जी वाले उनकी फैक्ट्री देश के अंदर 5-6 जगह होगी, लेकिन उनकी कोने कोने में देश के क्या है? डिमांड है। यस और नो? चाहे एरिया कोई सा भी, इनफैक्ट आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, बहुत रिमोट एरिया में चले जाएंगे, इनफैक्ट पहाड़ों में चले जाओ ऊपर, ठीक है ना, वहां पे भी पार्ले जी आपको अवेलेबल होगा। क्या मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो हर जगह अवेलेबिलिटी करा दे खुद पे खुद? नहीं, उसे किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, होलसेलर की हेल्प लेनी पड़ेगी, रिटेलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। यस और नो? इन्हीं को बोलते हैं बच्चों चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैनल्स है, मीन्स है, मीडियम है, किसके? डिस्ट्रीब्यूशन के। तो पार्ले जी के केस में मेरा प्रोडक्ट विदाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं हो पाएगा? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। मैं बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी में डील करता हूं, जैसे ये बजाज शुगर मिल है, और इन्हें क्या करना है? अपना शुगर प्लांट लगाना है, शुगर मिल लगाना है। उसके लिए
वो बॉयलर और बड़ी बड़ी मशीनरी वो इंस्टॉल करने का काम अपन लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ऐसे जैसे बजाज वाले आते होंगे तो थोड़ा खरीदारी का पैटर्न देखते हैं कि क्या वो कैसे खरीदते होंगे। ओ भाई 2 ये वाली मशीन निकाल दो, है ना, 3 बॉयलर निकाल दो और पुचवा देना हमारे, ऐसे होती होगी खरीदारी, है ना। और जो भाई सही लगा लियो पैसे, है ना, जो 5-10 रुपए जो होंगे कम कर लियो अपने हिसाब से। क्या तुम्हें क्या लगता है ऐसी खरीदारी होती होगी? तो कैसे होता होगा वहां पे, मतलब वो जो प्लांट इतना बड़ा इंस्टॉल होता है वो कैसे इंस्टॉल होता होगा? वेरी गुड। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में, जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, इक्विपमेंट में, मशीनरी में, प्लांट में क्या करते हैं, डील करते हैं, डायरेक्ट उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? उनके ऑफिस में जा करके सारी चीजें कि भाई आजकल क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कैसे कैसे। और ऐसा नहीं होता कि हम इधर खरीद के ले आएंगे, उन्हीं के बंदे आएंगे और वो उधर ही ऑन द साइट क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में करके चले जाएंगे, सालों साल लग जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में क्या ये जो जो मैं प्रोडक्ट, अच्छा क्या हमारा प्रोडक्ट नहीं है जो हम ये बेच रहे हैं मशीनरी, क्या ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है? ये कोई गुड नहीं है? हाँ है ना, कैपिटल गुड है लेकिन पार्ले जी से डिफरेंट है। सही है, सुनो, ये पार्ले जी से डिफरेंट है। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो इसकी खरीदी अलग तरीके से होती है, इसको हम बेच रहे हैं, उसका बेचने का तरीका सलीका अलग है। इसको ऐसे नहीं कि चलो भाई हमने 2 होलसेलर अपॉइंट कर दिए, 2 रिटेलर अपॉइंट कर दिए, है ना, एक हमारा एजेंट हो गया या एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। और मे भी ज्यादा से ज्यादा करो तो आपका कोई बीच में कौन हो सकता है, एक एजेंट हो सकता है, होलसेलर रिटेलर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इस केस में। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में या तो हम डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प नहीं लेंगे, या लेंगे तो जो चैनल्स होंगे वो लॉन्गेस्ट चैनल होंगे, शॉर्टेस्ट चैनल होंगे, शॉर्टेस्ट चैनल होंगे। इतनी बात तो समझ में आती है भैया कि जो कंज्यूमर गुड्स है और जिनकी वाइड स्प्रेड डिमांड है और कस्टमर भी स्कैटर्ड है, उनके लिए हम इनडायरेक्ट चैनल यूज करते हैं और इनडायरेक्ट में भी लॉन्गेस्ट चैनल यूज करते हैं। और जो कैपिटल गुड्स है उनमें ज्यादातर या तो जो डीलिंग होती है वो विदाउट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि डायरेक्ट चैनल हम यूज करते हैं। डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है बस हम और सीधा कस्टमर, बाकी बीच में कोई भी नहीं है। और अगर इनडायरेक्ट यूज करने भी पड़ रहे हैं तो लॉन्गेस्ट नहीं होंगे, शॉर्टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपके प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है, और बहुत सारे और भी फैक्टर लगते हैं आगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर कंप्लीट टॉपिक है, वहां पे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक तो डिसीजन ये लेना है कि किन किन चैनल्स के थ्रू होकर के हमारा प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर तक जाएगा। एक बात, ठीक है ना। जब हम चैनल सेलेक्ट कर लेंगे तो चैनल्स के बेसिस पे ही हम और भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं बच्चों, जो यहाँ पे लिखा है डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो, अभी तुम बोलोगे कि भैया वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें फर्क क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो इन हाउस ही अभी सोच रहे हो आप कि इसके थ्रू जाएगा प्रोडक्ट, या डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकंड डिसीजन है उसमें आपको अब एक्चुअली ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिनसे आपका प्रोडक्ट फिजिकली क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और बच्चों जो इसमें वैसे तो जो फंक्शन है, जैसे ये देखोगे आप, जैसे 10th फंक्शन है मार्केटिंग का ट्रांसपोर्टेशन, 11th है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, है ना। ये दोनों ये मान के चलना इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के क्या है, एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। एक और होता है इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है उस फंक्शन को, बस 12 ही फंक्शन दिए है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो 9th फंक्शन है, 9th फंक्शन के अंदर हमें 2 डिसीजन लेने होते हैं। जैसे बच्चों हमें किस में 2 डिसीजन लेने होते थे, ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में 2 डिसीजन क्या क्या लेने होते बताना एक बार, भूल गए? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता था कि वेदर आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक नेम से बेचना है या फिर ब्रांड नेम से बेचना है। और अगर आप ऑप्शन 2 के लिए जाते हो, बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो उसमें भी आपको फिर दो, मतलब एक डिसीजन और लेना पड़ता है जहां पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वेदर आपको इंडिविजुअल ब्रांडिंग करनी है या
लेकिन ये वाला केस जो सेकंड वाला डिसीजन है ना, ये कब लोगे आप, जब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। समझ में? सिंगल प्रोडक्ट है तो फिर उसके लिए तो क्या ही है, आप बस आपको ये देखना है कि जेनरिक नेम से बेचना है या ब्रांडिंग नेम, मतलब ब्रांड नेम से। ऐसे यहाँ पे क्या है, दो डिसीजन है नाइन्थ में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या पहला डिसीजन तो है डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे नहीं लगता शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अब ये जो दूसरा है ना, डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, इसमें अब एक्चुअली में ऐसे डिसीजंस लेने में जिनसे गुड्स हमारा क्या होएगा, मूव होएगा, हमारे पास से, हमारे से दूर होएगा। और दूर होना अच्छा है, मकसद तो वही था ना हमारा। बिकॉज मार्केटिंग का मकसद क्या था, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हमें अपने पास से किसके पास तक पहुंचाना था, कंज्यूमर के पास तक। तो अब वो घड़ी आई गई जहां पे हमारा प्रोडक्ट हमारे से दूर होना चालू होगा। और उसमें एग्जाम्पल क्या रहते हैं, जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो एग्जाम्पल रहते हैं वो रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका? आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या करना है, डिसाइड करना है। नमन भैया इसके बारे में क्या डिसाइड, अरे नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर है ना, डिस्टेंस कितनी है, आपको देश के अंदर सप्लाई करनी है, देश के बाहर सप्लाई करनी है, आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं, अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करने होते हैं। मान लिया आप ग्लास के आइटम में डील करते हो बच्चों, है ना, और आपने जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज किया वो हॉर्स कार्ट यूज कर लिया। हाँ जी अक्षिता, आप ग्लास में डील करते हो और आपने जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम सेलेक्ट किया वो हॉर्स कार्ट क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बस आप मुझे बताओ, जो इंटेंडेड प्रोडक्ट था वो क्या कस्टमर तक पहुंच पाएगा क्या? बिकॉज सारी चीजें तो तुमने अच्छी की, तुमने ऐड भी अच्छे लोगों से कराया, तुम्हारा प्रोडक्ट भी एक नंबर है, तुमने बस गलती ही कहाँ पे कर दी, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को सेलेक्ट करने में। नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है ना, ब्रेक हो जाएगा। जो भी पूरा ग्लास है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे। सही सुनो, बहुत ड्यू केयर के साथ ट्रांसपोर्टेशन होती है कि नहीं होती है ग्लास की, उसको हैंडल भी किया जाता है तो बहुत ड्यू केयर के साथ किया जाता है कि नहीं किया जाता है ना, इररेस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होती उधर। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो वैसा तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अहम डिसीजन होता है। सारी चीज अच्छी कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, प्रोडक्ट को आपको जल्दी पहुंचाना था, है ना, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। और अगर कोई बात नहीं, चल जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट। फिर आप ये देखोगे कि अगर देरी चल सकती है तो आप जिनसे कॉस्ट कम आती है ट्रांसपोर्टेशन की वो वाले मीडियम सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर अमेजोन ये बोलता है कि हम लोग तो क्या कर देंगे 24 आवर्स के अंदर या 36 आवर्स के अंदर हम क्या कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है, अदरवाइज प्रोडक्ट फ्री, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हाँ, जिनसे क्या हो, स्पीड ज्यादा है, चाहे भले ही उनकी कॉस्ट क्या है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, सडन डिमांड आ गई तो हमने प्रमोशन कर दिया, किया था ना, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं, सडन डिमांड आ गई और हमारे पास इतना प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं करंट में, वो प्रोडक्शन लाइन पे उतना हमारे पास क्या ना हो, क्वांटिटी ना हुई, तो जितनी डिमांड आ रही है तो क्या कीजिएगा, मुझे बताओ प्रमोशन करने का फायदा क्या हुआ? तुम तो प्रमोशन इसलिए कर रहे थे ताकि क्या हो, सेल्स हो। ठीक है, मार्केट में डिमांड आई, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तुम ही लायक नहीं हो, तुम ही फुलफिल करने के लायक नहीं हो, तो क्या कीजिएगा, उस केस में बेटा वेयर हाउसिंग काम में आएगी। कौन काम में आएगी? बिकॉज आप साल के साल तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते। अब जैसे विंटर में है ना, विंटर में डिमांड रहती है वूलन क्लॉथ्स की, लेकिन प्रोडक्शन वूलन का विंटर में नहीं होता, है ना। आपको ऐसा सोच करके अचंभा हो सकता है ना, आपकी भाई विंटर में क्या होती है, वूलन की डिमांड होती है, लेकिन एक भी यूनिट का प्रोडक्शन विंटर में नहीं होता वूलन का, सब गर्मियों में होता है। इनफैक्ट नवंबर में तो, बिकॉज हम तो खुद परचेजिंग करते हैं ना, तो नवंबर में सारी फैक्ट्री, जितनी भी लुधियाना जितनी भी फैक्ट्री है सब बंद हो जाती है। आप उनको ऑर्डर भी दोगे तो ऑर्डर भी नहीं लेंगे वो, जितना भी होता है वो सब अक्टूबर और नवंबर में फाइनल हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि जो विंटर में वूलन का जो सीजन है, कुल और कुल ये मान लो आप, मुश्किल से मुश्किल 25 दिनों का सीजन है, 25, और हद से हद मान लो तो 1 महीना, हद से हद। कैसे? आप देख लो, इस बार भी देख लो और हर बार ही यही होता है कि
मेरे ख्याल 28 और 27 दिसंबर से जो जिसे ठंड कहते हैं, विंटर कहते हैं, वो पड़ना चालू हुई थी और अभी तक चल रही है और ये 26 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। अब हल्की सी कम हो गई, 26 तक ही कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, तुम दिसंबर के शुरुआत में नहीं होती कोई डिमांड वुलन की? क्यों नहीं होती? उस टाइम पे शादी ब्याह होते हैं लेकिन डिमांड नहीं होती। क्यों? जो घर में जो बाप लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अबे पिछली बार तो लिया था तूने, अभी कौन सा, अभी ठंड कौन सी पड़ रही है, अभी दिला देंगे, कोई बात नहीं, अभी इनमें काम चला ले। ठीक है ना? फिर होता ये है कि इस मीन टाइम में आकर के शादी ब्याह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम में कोई मतलब नहीं। अब फिर आया वो जनवरी का एंड, जनवरी के एंड में फिर वो शादी और ब्याह, फिर वो फरवरी वाला जो महीना है, पावन महीना चालू होता है। ठीक है? तो उस केस में क्या, फिर बच्चा फिर बोलता है बाप को कि अब तो दिला दो। तो कह रहे अब तो चली गई सर्दी, पूरी सर्दी तो तुमने जब तो कुछ कहा नहीं, अब सर्दी चली गई, अब तो क्या बोल रहा है, खरीदी करने के लिए बोल रहा है। तो बस एक ही महीने में ये मानो आप डिमांड रहती है। समझ में आ रही है आपको बात? एक महीने में डिमांड रहती है, और जबकि प्रोडक्शन कब होता है? पूरे गर्मियों में, पूरे गर्मियों में प्रोडक्शन होता है, और बहुत रिस्की भी है ये। तो जो बंदा, अब तुम देखो, मैं साथ में दोनों चीज कनेक्ट कर देता हूं। अब पता क्या होता है, दिसंबर के भी मिड में भी रिटेलर लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक लगाए या नहीं लगाए, स्टॉक लगाए या नहीं। जो डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं वो तो वो ये सोचते हैं कब, अगस्त में और सितंबर में। कब सोचते हैं वो? ये डिसीजन उन्हें लेना होता है अगस्त में और सितंबर में, और लास्ट से लास्ट करो तो अक्टूबर में, बस अक्टूबर लास्ट है ना, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हैं। लेकिन जो रिटेलर किससे खरीदते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं, वो दिसंबर के मिड में भी ये सोच रहे होते हैं कि स्टॉक लगाए या नहीं लगाए। क्योंकि भाई अब तक तो ठंड हो नहीं रही है, और अगर स्टॉक लगा लिया और डिमांड ना आई, डिमांड ना हुई मार्केट में, तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब तुम सोचते होंगे कि क्यों बर्बाद हो जाएंगे भैया, माल तो हमारे पास है, पैसा हमारा था, और माल भी हमारा ही है, हमारे पास ही रखा है। बेटा पैसा तो फंस गया। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले खासकर स्टूडेंट हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और आज बहुत दिन के बाद ये लाइन बोल रहा हूं मैं, कि पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही है। आपने पैसा ब्लॉक कर दिया। और जो बच्चे 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ के आते हैं, है ना, उनसे मुझे कुछ कहना नहीं है ना। जद्दोजहद बस किससे है, किन्हें समझाना है? जो बच्चे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पढ़े हैं। काश ये जो पैसा मैंने स्टॉक में लगाया, ये मैं ना लगाता, एटलीस्ट बैंक में ही, वैसे तो सेविंग सबसे बर्बाद होता है, सेविंग खाता, लेकिन उसमें ही मैं क्या कर देता, ऐसा इन्वेस्ट तो क्या ही बोलूं, ठीक है ना, उसमें कम से कम पैसा रख ही देता। कम से कम 3%, 3% से लेकर के 4% रिटर्न तो आती, कुछ तो आता। हाँ, ना से तो अच्छा ही है, इनफैक्ट ना ना भी नहीं है, नुकसान हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं आ रही है इकोनॉमी के अंदर। और इन्फ्लेशन को काटने का बस एक ही तरीका है कि आप आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, उससे ज्यादा पैसा क्या कर पाए, कमा पाए, जितना तेजी से इन्फ्लेशन आ रही है। तो कहीं और पैसा लगा देता है, एटलीस्ट मासिक मिनिमम रिटर्न तो आती मेरे को। लेकिन इधर क्या है, मैंने स्टॉक में पैसा लगा दिया और बस मार्केट में डिमांड आ ही नहीं रही। अच्छा, और अगर नहीं लगाया स्टॉक तो गया। क्यों गया? अगर मार्केट में डिमांड आ गई, स्टॉक तो लगाया नहीं था, कस्टमर आके भी, मतलब ये तो वही वाली बात हुई वंस अगेन, कि लक्ष्मी जी हमें खुद टीका करने आ रही है और हम फेस वॉश कर रहे हैं। हाँ जी, समझ में आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं। तो भाई दिक्कत हो जाएगी। सुनो ना अभी, तो आपको क्या करना है, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर चुका हूँ, समझाऊंगा इकट्ठा एक साथ समझा दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ वेयर हाउसिंग की, और उसके अभी जो अभी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर कम हो जाएगी, इन्वेंट्री अगर कम हो जाएगी तो प्रॉफिट फॉरगॉन वाली सिचुएशन बनेगी। प्रॉफिट फॉरगॉन
कि जो पैसा कमाने वाले थे वो आता आता रुक जाएगा, चला जाएगा। कस्टमर आके खुद कह रहा कि भाई हमारे से पैसे कमा लो, कुछ हमें ये प्रोडक्ट दे दो, तुम कह रहे हो स्टॉक ही नहीं है ना। तो कस्टमर आया और डिसीजन मेकिंग बेकार थी ना, इसलिए दुकान खोल के बैठे थे। डिसीजन मेकिंग हमारी क्या थी? बेकार थी। समझ में आ रही ना बात? वो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो इन्वेंट्री कम हो गई तो पैसा आता आता चला गया, और सारे बच्चों को पता है पैसे का ना आना भी पैसे का जाना। भाई वो सामने वाला खुद मेरे को, एक कस्टमर 5,000 रुपए कमवा रहा था, मैंने बोल दिया स्टॉक ही नहीं है, तो मेरे तो वो आते आते जो 5,000 मेरे को आने वाले थे वो तो चले गए ना, तो मेरे तो नुकसान हो गया ना। हाँ बोलो। अच्छा, और अगर स्टॉक बहुत ज्यादा लगा लिया और मार्केट में डिमांड नहीं हुई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आती है? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेंट्री का लेवल कितना मेंटेन करना है। नमन भैया ये कैसे पता चलेगा? इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। एक होता है एबीसी एनालिसिस। क्या होता है? एक होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। मुझे नहीं पता आपने इनके नाम सुने कि नहीं सुने, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज उस टॉपिक के बारे में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो कोई बात नहीं यार, 2-3 क्लास तो लगेगी, लेकिन कभी भी आप एमबीए में पढ़ेंगे या किसी भी कहीं पे भी आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट काइजन, काइजन का अगर आपने नाम सुना हो, काइजन, एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना, ये सारी जो टेक्निक्स है मैं पढ़ाऊंगा। जब आप कभी भी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ यार हम बचपन में भी पढ़ के आए इनके बारे में, ठीक है ना। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि हमें इन्वेंट्री कितनी मैनेज करनी है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप एक सब्जेक्ट होता है कॉस्टिंग, है ना, कॉस्टिंग में भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें कुछ कुछ हल्का हल्का जिक्र होगा इनका, मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके रखा है, तो मैं बाद में बताऊंगा हल्का सा, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा कि टॉपिक चल क्या रहा है ना। हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके बारे में 2 डिसीजन लेने हैं। एक तो डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैं इन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि वैसे तो भैया ये 10th नंबर पे इन्होंने फंक्शन लिखा है, 11th पे लिखा है वेयर हाउसिंग, ठीक है ना, हालांकि ये पार्ट किसके ही है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के ही क्या है, ये पार्ट है, जो नीचे वाला जो डिसीजन है उसके पार्ट है। लेकिन बच्चे लोगों, इनको अलग से लिखने का एक मकसद ये भी रह सकता है, जहां तक मेरी सोच जाती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है अपने आप में ये सेपरेट फंक्शन होते, अपने आप। मतलब तुम ये मानो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो उनमें ये मानो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, और जो वो बिल्टी आती है ना, जो जैसे मैंने पेपर मिल में ऑडिट किया है, तो पेपर मिल में ट्रांसपोर्टेशन की जो बिल्टी होती है उनकी, एक साल की बता रहा हूँ मैं, एक साल की 6-7 अलमारी भरी हुई होती है उनकी, उनकी बिल्टी की, उनमें फाइलें लगी हुई होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है और फिनिश गुड्स जाता है। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखते हैं वो, उसमें 4-5 बंदे लगे रहते हैं। 4-5 बंदे केवल किसको ही संभाल रहे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को। ये तो मैं छोटी उसकी बात कर रहा हूँ जो छोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना। 2-3 बंदे तो इसी में लगे रहते हैं कि कौन सी गाड़ी लगेगी, कौन सी गाड़ी उतरेगी, कौन सी लोड होएगी, है ना, कितने टाइम में पहुंचेगी, या किसी की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची, या रॉ मटेरियल अभी तक नहीं आया इधर, है ना, कहाँ पे रास्ते में गाड़ी रुक गई, क्या दिक्कत आ गई। 2-3-4 बंदे तो इसी काम में लगे रहते हैं, छोटी से छोटी फैक्ट्री में। समझ में आ रही है? तो दैट्स वाई इसको अलग रखने का एक रीजन रह सकता है कि इन फंक्शंस को बिल्कुल हम, मतलब ऐसा इनकी इज्जत घटा के नहीं, इनकी इज्जत बढ़ा करके, ताकि बच्चों के रेलिवेंसी पता चले कि हाँ भाई ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, तुम सोचो कि माल को स्टोर ही तो करना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा कि माल को स्टोर करना है फिर वहां से ट्रांसपोर्ट, छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिसीजन लेने होते हैं किसके रिगार्डिंग? गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, एंड सर्विसेज की आप सर्विसेज कैसे क्या करोगे, अवेल कराओगे लोगों को, ठीक है ना, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। हमें ये खासकर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो गुड्स के लिए ज्यादा और सर्विसेज के लिए कम सूट आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, और वो है भी ऐसा ही है।
कि हमें डिसीजंस लेने हैं गुड्स के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना, और वो गुड्स हमें किसके पास से किसके पास तक पहुंचाना है, हाँ, प्रोड्यूसर के पास से, या दूसरे शब्दों में आप उसे बोल सकते हो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक हमें क्या करना है, गुड्स को पहुंचाना है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स टू मेजर डिसीजंस, इसमें दो बड़े डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द रूट, आपको वो रूट तय करना है, यानी कि एजेंट, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू करेंगे, या रिटेलर के थ्रू करेंगे केवल, होलसेलर रिटेलर के थ्रू, या डायरेक्ट करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। दैट इज द रूट थ्रू विच द प्रोडक्ट इज टू बी डिलीवर्ड, किस रूट के थ्रू प्रोडक्ट आपका क्या होगा, डिलीवर होगा टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। दूसरा डिसीजन लेना है डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपको अब गुड्स को एक्चुअल में क्या कराना है, फिजिकली मूव कराना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ेगी, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दूसरा आपको स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कैसे करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो बच्चे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कौन सा गैप फिल करता है, ये बचपन में भी आप पढ़ के आते हैं 11th क्लास में, टाइम गैप ट्रांसपोर्टेशन फिल करता है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा गैप फिल करता है, मानवी बताएगी कैसे। हम तो प्रोडक्शन इधर करते हैं, कंजप्शन हर जगह होता है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, कौन सा गैप है, प्लेस गैप, टाइम गैप नहीं, प्लेस गैप। ये प्लेस गैप को फुलफिल करने का काम कौन करता है, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है ना, कि बताओ कौन प्लेस गैप को फुलफिल करता है, फिल करता है, और टाइम गैप को कौन फुलफिल करता है, वेयर हाउसिंग। गुड्स बनते आज है, लेकिन इनकी डिमांड ना जाने कब होगी, छोड़ो जान दो ना, पक्का पक्का है ये तो कि वुलन का प्रोडक्शन कब होगा, समर में होगा, और डिमांड कब होगी, तो फिर कहाँ रखे इसे तब तक, ऐसे कोई ना हो तो कि कहीं पे भी छोड़ देंगे इसे, प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, ड्यू केयर के साथ स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ बोलो ना। तो टाइम गैप है बच्चे लोगों, प्रोडक्शन में और कंजप्शन में टाइम गैप है, ये टाइम गैप को कौन फुलफिल करता है, वेयर हाउस, तो हमें वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अरेंज करनी होती है, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स को फिजिकली मूव कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। The goods are not necessarily consumed at the same place where they are produced, ऐसा जरूरी नहीं है कि गुड्स जहां पे प्रोड्यूस हुए हो वहीं पे वो क्या हो, कंज्यूम हो। So there is a place gap, तो क्या रहता है, place gap रहता है between production and consumption. Transportation fills this place gap by carrying goods from one place to the other. ट्रांसपोर्टेशन इसी गैप को फिल करता है, गुड्स को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह तक ड्रॉप करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टी प्रोड्यूस्ड इन आसाम हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है टू द होल कंट्री, पूरे देश भर में, एंड इवन टू फॉरेन कंट्रीज, तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा और आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अरेंज करनी पड़ेगी। अब वही वाला चीज है कि आपको ये भी डिसाइड करना है साथ में कि ट्रांसपोर्टेशन आप खुद ही अरेंज कर लेंगे या इसको आउटसोर्स करेंगे, खुद ही अरेंज करेंगे या आउटसोर्स मतलब किसी दूसरी, जिसका काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अरेंज कराना, प्रोवाइड कराना, वो तो हमसे लमसम पैसा ले लेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फिर पूरा वही संभाल लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। डिसीजन सब अच्छा ये डिपेंड करेगा कि हम खुद ही करेंगे या आउटसोर्स करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेंशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, हम एक्यूरेसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम एरर रेट बहुत कम चाहते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी हम टाइमली इंश्योर करना चाहते हैं, तो इन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम डिलीवरी खुद ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन खुद ही अरेंज करेंगे या बाकी आउटसोर्स करेंगे। Decisions about the mode of transportation are taken after considering various factors. आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिसीजन लेना है कि आप कौन सा मोड यूज करेंगे, कौन सा मीन यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो जो डिसीजन लेते हैं हम बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद लेते हैं, लाइक द नेचर ऑफ प्रोडक्ट,
जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया कि किसका एग्जांपल दे रहा था मैं, ग्लास का एग्जांपल दे रहा था। पेरिशेबल नेचर की जो आइटम होती है, पेरिशेबल नेचर की आइटम के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कैसे यूज करेंगे? देर में जाएगा प्रोडक्ट तो भी चलेगा या जल्दी पहुंचाना चाहिए अपने को? जल्दी। जल्दी क्या देर में? क्यों जल्दी? रुको 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 एक सेकेंड, वंश बताओ पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? नहीं। पंडित जी? नहीं। जैन साहब? वर्मा जी आप बताएं। वेरी गुड। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, जिनकी जो शेल्फ लाइफ होती है यानी कि स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उनको, वो बहुत कम होती है। मतलब कैपेसिटी से मेरा मतलब गलत मत ले जाना आप, यानी उनका जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। जैसे ये मिल्क, जो अमूल मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तुम देखते होंगे जैसे सुबह सुबह भी आप आते हो तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह डिस्ट्रीब्यूशन में लगे होते हैं। क्या इनको ऐसा नहीं लगता, इनको सर्दी नहीं लगती? कोई बात नहीं, कर लेंगे यार आराम से, 11-12 बजे कर लेंगे। अमूल को बर्बाद कोई ना करना है। अगर इनको ऐसी सोच आएगी तो अमूल बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात? ठीक है ना? और जब इंसान को फिर पैसा कमाना हो तो फिर सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती। ठीक है ना? वो तो बच्चों के बहाने होते हैं, बिकॉज बाप का पैसा होता है, उड़ाना होता है। तो जी सुबह को नहीं आया जाता है ऐसे वैसे। ठीक है। हाँ जी। खैर, कम टू द पॉइंट, अपने मेन पॉइंट पे रहते हैं। बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? बात किसकी कर रहे हैं? पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स के केस में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि अगर देर में भी डिलीवरी होगी तो चलेगा। पेरिशेबल गुड्स जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है तो हमें उन्हें टाइम रहते हुए कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाना ही है। एक बार कस्टमर के दरवाजे तक पहुंच गया टाइम रहते, उसके बाद जो जो भी दिक्कत होगी प्रोडक्ट में वो खुद बियर करेगा। लेकिन अगर हमारे पास रहते हुए प्रोडक्ट हमारे पास है और उसकी लाइफ क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, है ना, उसका टाइम स्पेन निकल गया, तो फिर वो तो वो जो लॉस है वो हमें बियर करना पड़ेगा। और हुआ क्यों ये? बिकॉज हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार था, वीक था। ट्रांसपोर्टेशन की अहमियत तो न्यूज़पेपर वालों से जाके पूछो, वही बता सकते हैं। 12 बजे तक, 12-1 बजे तक प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर की, और उसके मीन टाइम में कहीं से भी छप के आए, 6 बजे अखबार आपके घर पे होता है, और कहीं कहीं केस में तो 5:30 बजे। कितना रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अगर उन्हें थोड़ा भी डिले हुआ, आधा घंटा भी डिले हुआ ना, तो नहीं बिकेगा उनका प्रोडक्ट। ठीक है ना? देखो, टाइम की वैल्यू होती है, और टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है। 5:30 बजे और 6 बजे अखबार तुम खुद डिमांड करते हो, कस्टमर खुद डिमांड करता है ना? और 7:30 बजे तुम देखना, कभी देख के जाना इधर महावीर चौक पे, ठीक है ना, वो खुद जबरदस्ती कर रहे होते हैं, ले लो भाई, क्योंकि उसके पास पता है कि वो रद्दी में ही बिकना है। अभी उसकी वैल्यू है 5-10 रुपए की जो भी है, उसके बाद तो फिर वो किलो के भाव बिकेगा, है ना? तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन को हल्के में ले लेना चाहिए? नहीं। नहीं समझ में आता तो आप इनसे जाके पूछो, जोमेटो से जाके पूछो, है ना, आप स्विगी से जाके पूछो, आप अमेजोन से पूछो कि ट्रांसपोर्टेशन एक सेपरेट कितना मतलब वाइडर फंक्शन है। कितना कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया हो, टाइम से नहीं मिला ना, परेशान रहते हो, 4 बार तो तुम चेक करते हो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा। ठीक है ना? और एक बात और बताऊं बच्चों, कभी देखना अमेजोन क्या स्ट्रैटेजी यूज करता है, या कोई भी, मैं आपके लिए भी ये आपको मतलब, चाहे तो आप एडवाइस ही मानो इसे, या कॉन्सेप्ट की फॉर्म में कुछ भी समझो आप। हमेशा बच्चों को क्या करना है लाइफ में, जब भी आपको किसी दूसरे को सर्व करना हो तो कम बोल के ज्यादा सर्व करना। कम बोल के ज्यादा सर्व मतलब नहीं समझ में आई? कमिटमेंट तो करना कम का, और सर्व करना उससे कहीं ज्यादा। तो कस्टमर खुद ब खुद ये बोलेगा कि भाई इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना, कम कमिटमेंट किया था कि इतना ही मिलेगा यार, ये भी चीज मिली वो भी चीज मिली। अमेजोन क्या करता है, डिलीवरी का टाइम दिखाता ज्यादा है ना, 2 दिन दिखाता है ना, या कुछ घंटे दिखाता होगा, स्पेसिफाइड घंटे।
लेकिन हमेशा मैंने ये मतलब चेक किया है कि डिलीवरी उससे 6-6 घंटे पहले, 10-10 घंटे पहले तक क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। और तुम्हारे मन से क्या लगता है? फ्लिपकार्ट के साथ तो मेरा तो बुरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो फ्लिपकार्ट पे जाता नहीं हूँ। खैर मैं अमेजोन में मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है मैंने कि बोलते क्या है, टाइम ज्यादा बोलते। अब तुम बोलोगे तो उल्टा हो गया, अरे बेटा वो टाइम के टर्म में एग्जांपल चल रहा है, उल्टा नहीं हुआ। कभी बोलोगे कि तुम्हारे जो तुमने शुरू में वर्ड बोले थे और जो अभी एग्जांपल दे रहे हो उसमें क्लैश आ रहा है, नहीं आ रहा है क्लैश। वो देखो उन्होंने टाइम ज्यादा बोला, टाइम ज्यादा दिया, इसका मतलब जो है तुम्हारे को उन्होंने कमिटमेंट क्या किया, सेफर साइड पे कमिटमेंट किया। और जो एक्चुअल में डिलीवर किया वो रोबस्ट तरीके से किया। तो तुम खुद पे खुद भाई यार ये तो प्रोडक्ट कल आने वाला था, कल सुबह आने वाला था, आज शाम में डिलीवरी हो गई। अरे यार ये सही है, ठीक है ना। तुम्हें लगता है कि यार छोटी मोटी चीजें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी उससे गलती हो गई होगी, जल्दी आ गया होगा या कभी गाड़ी जल्दी आ गई, ये क्या नहीं होता, ये अनइंटेंशनल नहीं होता, इंटेंशनल होता है, ताकि कस्टमर के मुंह से निकले अरे वाह। समझ में आ रही है ना, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि कमिटमेंट कम करके ज्यादा डिलीवर करो, ज्यादा सर्व करो, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी मार्केट में क्या बनाने का, इमेज बनाने का, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी। फैक्टर के कई सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम होते हैं वो हमें सेलेक्ट करने होते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे पेरिशेबल है या वो ब्रेक हो सकता है। अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ना, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही ना। अच्छा अधिकतर जो होते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो थोड़े हैवी भी होते हैं, मतलब साइज में, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, तो इनकी डिलीवरी अगर 1-2 दिन देर होगी तो चल सकती है, चल सकती है। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा डिले कर दोगे आप, 1-2 दिन क्योंकि ऐसे कोई ना कि वो आप बिल्कुल आज ही सोफे पे बैठेगा बिल्कुल, ठीक है ना, आज ही ठीक है यार, थोड़ा बहुत टाइम चल जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा टाइम, टाइम आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर आपको जल्दी डिलीवर करना है तो ऐसे मीडियम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनकी स्पीड तेज हो, है ना। कई बार आप जैसे कराते होंगे एयरवेज से, आप क्या कराते होंगे, वो गुड्स को क्या कराते होंगे, ट्रांसपोर्ट कराते होंगे, तो उस केस में एयरवेज से ज्यादा पैसा खर्च करके क्यों करा रहे हो? बिकॉज कॉस्ट मैटर नहीं करती है, टाइम मैटर करता है। क्या मैटर करता है? टाइम मैटर करता है, ठीक है ना। अगर अगर आप कॉस्ट को कंसिडर करते हो तो फिर आप ऐसे मीडियम देखोगे जिनमें आपकी कॉस्ट कम आए, है ना। लेकिन कॉस्ट और टाइम साथ में नहीं चल सकते, समझ में आ रही है बात। फिर अगर कॉस्ट के लिए आपको जाना है तो कॉस्ट के लिए तो जो बल्क में क्या होता है, बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके लिए सबसे सस्ता एक ही है भारत में, रेलवे। रेलवे से सस्ता कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रेलवे क्या ले सकती है, टाइम ले सकती है, यस और नो। अच्छा लोकेशन ऑफ द मार्केट, आपको मार्केट की क्या भी देखनी है, लोकेशन भी। नमन भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे अगर विद इन इंडिया करना है आपको तो आप बाकी कोई भी 4 व्हीलर यूज कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट रेलवे का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सप्लाई करनी है बाकी, तो उस केस में क्या, आप 4 व्हीलर का यूज कर सकते हैं, आपको चाह के भी नहीं कर सकते। उस केस में आपको या तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयरवेज का यूज करना पड़ेगा, या बाकी जो शिप के जो मीडियम है वो यूज करने पड़ेंगे, मतलब वाटर मीडियम जो है, ठीक है ना। तो वैसा, तो कह रहे हैं कि कई सारे फैक्टर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोगों किसकी, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अभी बनाया ऐसे कोई ना कि अभी कंज्यूम हो जाएगा वो, है ना। ये माँ की रोटी कोई ना है कि गरम गरम अच्छी लगेगी। वेयर व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। आज बनाए पता नहीं कब डिमांड होएगी, वुलन का एग्जांपल है। ऐसे समर का उसका जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं उनका भी सेम एग्जांपल है, उनकी प्रोडक्शन अभी आजकल चल रही है। अब वैसे भी सारे बच्चों को पता है, कॉन्वेक्स में हम पढ़ के आते हैं कि कॉटन के धागे को क्या चाहिए होती है, मौसम में नमी चाहिए होती है ना, उसे मॉइस्ट चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है बच्चे लोगों, ये इससे बेहतर मौसम क्या होगा, है ना। उधर तो प्रोडक्शन होता ही है, गुजरात में महाराष्ट्र वगैरह में तो प्रोडक्शन होता ही है। इधर एरिया में भी अगर जैसे सरदाना में लगी हुई है, कुछ मिल्स लगी हुई है ना, तो वहां पे मतलब प्रॉपर प्रॉपर वो नहीं बनाते हैं कि भाई बहुत अच्छे अच्छे वो बनाते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का काम होता है वहां पे। आपके वो आते हैं ना,
ब्लैंकेट टाइप से जो होते हैं, ठीक है ना। तो वो उधर उनके काफी सारे मील्स हैं सरदाना में, इधर हमारे पास में ही पड़ता है सरदाना इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ये मौसम क्या है, बढ़िया है इधर, मतलब यूपी में भी, वेस्ट यूपी में जिस तरीके की अभी क्या चल रही है, सर्दी चल रही है, तो ये मौसम काफी क्या है, फेवरेबल में है उन इंडस्ट्रीज के लिए, उन मिल्स के लिए। ठीक है। तो कॉटन की प्रोडक्शन कब होती है, विंटर में। कंजप्शन कब होता है, समर में। तो टाइम गैप रहता है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सो द नीड फॉर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग अराइजेस। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। वेयर हाउस बोले तो सिंपल शब्दों में गोडाउन, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर, है ना। वेयर हाउसिंग सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो इससे हम सालों साल स्मूथली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमने गुड्स को स्टोर नहीं करके रखा, सडन डिमांड हो गई मार्केट में, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमने स्टोर करके रखा है तो कस्टमर को बोलते हैं ना, भाभी जी बैठे अभी आप आ रहे हैं अभी 5 मिनट में, ओए बंदे जा उधर देख के आ लेके आ, ठीक है ना। हाँ हाँ वो अब जैसे, चलो आप ये एग्जांपल दे, कूलर वगैरह का एग्जांपल दे रहे हो। अब हम मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास इतना स्पेस होगा कि पूरा का पूरा हम उधर ही लगा लेंगे स्टॉक। भैया मार्केट में आपको क्या चाहिए, आपको काउंटर चाहिए, आपको स्पेस चाहिए कि जहां पे आप कस्टमर के साथ क्या कर सको, डील कर सको, कॉन्ट्रैक्ट कर सको, ठीक है ना। नहीं समझ में आता, दिल्ली के अंदर चावड़ी बाजार में जाके देखो, तुम्हारा बाथरूम भी बड़ा होगा, तुम्हारा बाथरूम भी बड़ा होगा, ठीक है ना। उनकी दुकानें से छोटी छोटी है, और ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई भी खरीद लेगा उन्हें, उनकी वैल्यू 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, समझ में आ रही है। और लोग, वो दुकान जितने, दुकान पे मत जाना उनकी, पीछे बहुत मतलब अलग ही गेम चल रहा है ना। गोडाउन आप देख लोगे तो चक्कर खा जाओगे, इतने बड़े बड़े लोगों की गोडाउन है। और कई दूर बाहर, कैसी बात कर रहा है यार, ठीक है ना। ये तो मैं तो खैर नेक्स्ट लेवल का एग्जाम, ये देखो जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना, ये कभी लाइमलाइट में नहीं आएंगे, लेकिन गेम मोटा खेल रहे होते हो। तुम ज्यादा दूर क्यों जाते हो, चावड़ी बाजार की क्यों करता हूँ मैं बात। अब अपने बुढ़ाना की बात करो ना, बुढ़ाना में कितनी ऐसी पार्टी है कि सामने से देखने में कुछ भी नहीं है और पीछे अलग ही गेम प्लान चल रहा है, समझ में आ रही है ना। जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बस वो लाइमलाइट में वैसे ही है, पीछे बैकएंड में कुछ नहीं है, हाथ पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन अब तुम लोकल की भारत के छोटे छोटे कस्बों में जाकर के देखोगे तो मोटी मोटी पार्टी है, ठीक है ना। सामने से देखने में है एक कुछ है, कुछ भी नहीं है, अलग ही है भाई, अलग ही गेम चल रहा है लोगों का। समझ में आ रही है ना आपको बात। तो सुनो ना, तो बच्चों मैं हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेयर, है ना। वेयर हाउस बहुत जरूरी है ना। जैसे भाई साहब एग्जांपल दे रहे हैं कूलर का, तो हमारे पास मार्केट में हम बैठे, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है ना, लेकिन हम बल्क में डील करते हैं, तो सब माल किस में है, गोडाउन में। अब ऐसे तो नहीं कस्टमर आया, भैया बैठो, अभी मान लिया हम खरीदी करते हैं कहाँ से, कूलर की खरीदी करते हैं हम किसी दूसरे स्टेट से करते हैं, अभी जाता हूँ मैं उधर आता हूँ, तुम रुको ना, अभी इधर ही रुकने का, एक दिन इधर ही रुकने का, हम लेके आते हैं। ऐसे कोई ना होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अब वो स्टॉक उन्हें मेंटेन करना होगा, जबकि डिमांड कब होगी उन्हें, समर्स में होगी, बिल्कुल। तो देखो बच्चों, इधर देखो, सेकंड बुलेट में पढ़ा चुका हूँ क्या, तीसरे वाला देखो, इट ये भी पढ़ा चुका हूँ। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर एंड प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, थेफ्ट, हीट एक्सेट्रा। ये समझा दो मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या लिखा है। वेयर हाउसिंग केवल किसका ही काम नहीं करती है, गुड्स को स्टोर करने का काम नहीं करती है, साथ में गुड्स को बचाने का काम भी करते हैं। किन किन चीजों से, हाँ नमी से। मान लिया कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि नमी के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे ये जितने भी सारे तुम्हारे क्या है स्नैक्स होते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह सब, ये है ना, नमी के कांटेक्ट में आने से क्या हो, इनके अंदर नाइट्रोजन वो इसलिए तो भरी जाती है ना, ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से वो उसके कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज वो उनकी जो टेस्ट है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। इंसेक्ट से बचा के रख सके हम, थेफ्ट से, चोरी करने से बचा के रख सके, हीट से बचा के रख सके। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हीट के कांटेक्ट में आने से पिघल जाएंगे, ठीक है ना, ये सख्त लोंडे नहीं होते। ठीक है एग्जांपल दिया।
क्या? अच्छा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड्स हुज, वेयर हाउसिंग करना किन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, किन के लिए जरूरी होता है? जिनकी डिमांड क्या रहती है, सीजनल रहती है, और जिनकी सप्लाई भी क्या रहती है, सीजनल रहती है। डिमांड किन की सीजनल रहती है, वूलन क्लॉथ्स की, रेनकोट की, अम्ब्रेला की, ठीक है ना। सप्लाई किन की सीजनल रहती है, व्हीट की, राइस। अब ऐसा नहीं कि 12 के 12 महीने इनका प्रोडक्शन होता है ना। तो जिन प्रोडक्ट की डिमांड सीजनल होती है और सप्लाई सीजनल होती है, उनके लिए हमें क्या करना होता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अरेंज करनी होती है, ठीक है ना। और बच्चों वैसे तो टारगेट था कि मैं आज कंप्लीट कर दूंगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी, और होने को कुछ है भी नहीं, इसमें 3-4 बुलेट है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, कल ही बताऊंगा, और साथ में एक वीडियो भी दिखानी है, ठीक है ना। और मतलब आज तक मैंने ऐसी एडवर्टीजमेंट की ऐसी वीडियो नहीं देखी, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट या तो वो लेवल का ऐड कौन करते, मैगडी वाले करते हैं, है ना, लेकिन उनमें भी इतना ज्यादा वो नहीं, अपील नहीं होती जितना ज्यादा जो मैं कल आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, जितनी अपील, मतलब कुछ कहानी और कह सब कुछ दिया, ठीक है ना। तो 3-4-5 मिनट की होगी, और उसके बाद उस एड को रिलीज करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की नाम भी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज तुम घर पे जाके सर्च कर लोगे, क्लास का मजा खराब हो जाएगा, एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स में वो जो आप बोलते हो ना, हमेशा बार बार बीच बीच में बोलते हो कि जे कर बोलते हो, वो जे कर समझते हो आप, जिसमें बिल्कुल स्टीप सेल्स क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। कर्व आपने पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टीपर और फ्लैटर। मैं फ्लैट कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीपर कर्व की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल हम अपने ये पूरे 1 दर्जन जो फंक्शन है कंप्लीट कर लेंगे, और एक फेज भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है।